Hello everyone. Today we will discuss about the last chapter of 11th political science, development, विकास. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये आपका लास्ट चैप्टर, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी चेंज हो चुका है एज यू नो. तो ये लास्ट चैप्टर है आपका विकास. ये हम कोई नया शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है ये आपका. इसके विषय में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि आपकी 9th और 10th की जो SST थी, उसमें इकोनॉमिक्स में भी हम इस वर्ड को बहुत बार सुन चुके हैं, विकास, डेवलपमेंट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? सबसे पहले विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच एम्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फॉर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट. It is a multi-dimensional concept which includes social, economic and political development along with nation building and modernization. तो डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी एक प्रक्रिया है जो सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है, ऊपर की तरफ. ठीक है, यानी हमारे जो एक पोजीशन है वो चाहे आर्थिक हो, इकोनॉमिकली हमने पढ़ा, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक स्तर हो, हमारा रहने का, खाने पीने का, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का, कैसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, हम कितनी सहयोगी चीज़ों को जो है अपना, कितनी मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज जो हमारे चारों तरफ चल रही है. यानी डेवलपमेंट जो है पूरी तरह से ऑल ओवर. ठीक है, सिर्फ एक आय ज़्यादा कमा लेना विकास नहीं है कि आपकी कमाई ज़्यादा हो गई है, पे स्केल आपका बढ़ गया है, दैट इज़ यू डेवलपमेंट. नहीं, चारों तरफ से विकास. इसमें मल्टी डायमेंशन चीज़ें आती हैं, यानी बहुआयामी व्यवस्था है ये. ठीक है, तो स्तर जब आपका बढ़ता है नीचे से ऊपर की ओर, इट मीन्स आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इट मीन्स आप विकास कर रहे हो. ठीक है, अब ये राष्ट्र निर्माण के लिए भी ज़रूरी है. व्यक्ति अगर निजी रूप से अपना विकास करेगा तभी जो है वो देश का विकास कर सकता है. दोनों चीज़ें जो है इसमें मिक्स हो जाएंगी. डेवलपमेंट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर बेटर लाइफ एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एवर चेंजिंग एंड एवर एवॉल्विंग. अब ये जो है बेटर लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं, जो हम काम करते हैं, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी बिना रुके. ठीक है, कॉन्टिन्यूस, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है. यानी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, करना पड़ेगा. अगर हम सोचें कि विकास की गति कहीं जाकर रुक गई है, कि बस अब बहुत विकास हमने कर लिया है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसा नहीं है. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है. एट द सेम टाइम बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी असेसिबल टू ऑल. और जो इसके फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सबको मिलने चाहिए. ये नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल्स पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को, या सिर्फ किसी एक परिवार को, या सिर्फ किसी एक राज्य को, समुदाय को, जाति को. नहीं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए. द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. तो अगर हम जब बात कर रहे हैं कि ये जो विकास की गति है, अगर हम अपने भारत की बात करें या पूरे विश्व की भी बात करें, तो ये जो विकास की पॉलिसी है, ये जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये कब आना शुरू हुआ? ठीक है, सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा है अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ. उसमें जो है विकास की गति क्या थी कि कौन देश ज़्यादा से ज़्यादा एटम बम बना रहा है, किस देश के पास परमाणु बम है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कौन बना रहा है, स्पेस में सबसे पहले कौन जा रहा है. तो ये उस टाइम पे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे ये चीज़ें जो है बहुत कंपटीशन में आ गई थी. हथियार बनाने की होड़, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़. ठीक है, तो ये कंपटीशन था. तो इसमें विकास कहाँ है? क्योंकि जो बॉम्ब हथियार जो बनाए जा रहे हैं वो विकास के लिए तो नहीं बनाए जा रहे. ठीक है, हालांकि भारत ने भी बनाए, हमने भी अपना परमाणु परीक्षण जो है 1974 में, 1998 में किया, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं. लेकिन इसमें विकास कहाँ है? क्योंकि ये तो दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम बना रहे हैं ना, या अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए. क्योंकि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमने शांति के लिए उन हथियारों का निर्माण किया, ताकि हम पर जब बाहर वाले देश जो हैं, जो ब्रॉडर कंट्री हैं, बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अगर कोई अटैक कर देती है तो एट प्रेजेंट हमारे पास भी तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए ना, सिक्योरिटी के लिए कुछ होना चाहिए. क्योंकि सारे बड़े बड़े देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे, दैट्स व्हाई हमें भी बनाने पड़े. लेकिन उसमें विकास कहाँ आया? उसमें विकास कहाँ दिखा? क्योंकि वो तो जैसे कि आपने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA ने इसका यूज़ किया था जापान के ऊपर. जापान के 2 शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे जो है उसने परमाणु बम गिराए थे, जिसका बहुत बुरा असर पड़ा था. आज भी वो हमें वहाँ देखने को मिलता है उन शहरों में.
ठीक है, उसके जो रिएक्टर हैं उन्होंने बहुत दुष्प्रभाव वहाँ पर फैलाया, तो उसमें विकास नहीं है। विकास की जो गति है वो लगभग शुरू हुई मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में 1950 और 1960 के दशक के बाद। हमारे भारत की बात करें तो हमने भी 1960 के दशक के बाद 1960s के बाद ही हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा चला था, हरित क्रांति चली थी। हमने अपने जो कृषि में और उद्योग धंधों में नई नई मशीनरी का, अच्छे बीजों का यूज़ करना शुरू किया था ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम विकास डेवलपमेंट का एक प्रोसेस मानते हैं, तो ये हुआ 1960 के बाद शुरू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब इसका देखो एक इसमें जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, कि जब जो है जैसे कि हमारे भारत ने आज़ादी कब प्राप्त की थी 1947 में, 1947 में, बिल्कुल ऐसे ही उसी ईयर के आसपास जो है लगभग अफ्रीका और एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी जिनको बड़े बड़े देशों ने अपना गुलाम बना रखा था, कॉलोनियलिज्म उस टाइम पे बहुत सिस्टम चला हुआ था, औपनिवेशीकरण, ये वर्ड आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है कि जब बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं छोटे देशों को अपनी कॉलोनी बना लेती हैं, अपना उपनिवेश बना लेती हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन के लोगों ने हमारे भारत को बना लिया था। ठीक है, तो वो अपने विकास के लिए, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, जो अपनी उपनिवेशिक जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर व्यापार करते हैं वो, और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने वहाँ के रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं, उनका यूज़ वो अपने देश की प्रगति के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉलोनियलिज्म, छोटे छोटे देशों को गुलाम बना लेना। तो जब उन देशों ने आज़ादी प्राप्त की 1947 में, किसी ने 1948 में, किसी को 1950 में मिली, यानी लगभग उसी इरा के आसपास जो है लगभग एशिया और अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो उन्होंने भी अपने स्टेप जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाने शुरू की, विकास करना अपना शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के लिए सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जो लागत है, यानी विकास तो हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ हमने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हमारे किचन में भी आजकल हम देखते हैं इतनी मशीनों का हम यूज़ कर रहे हैं। पहले वो सारे काम हम हाथ से किया करते थे, आजकल उसके लिए हम मशीनें यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ हो गया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई हैं, बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट हो गए हैं, लेकिन उसके लिए हमें कीमत भी उसकी चुकानी पड़ी। यानी हर चीज़ के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स तो होते ही हैं, लाभ और हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो कौन कौन सी डिमेरिट्स इसमें बताई जा रही हैं कि क्या कौन सी कॉस्ट पर हमें जो है ये डेवलपमेंट मिला। सोशल कॉस्ट, लार्ज स्केल डेवलपमेंट रिजल्टेड इन द सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड इंक्रीज इन पावरमेंट। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, जॉब्स एंड सोसाइटी ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, गांव को छोड़ के लोगों ने शहरों में जाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको कारखानों में काम करना था, उनके पास अपनी ज़मीनें बहुत कम थी। जिन छोटे किसानों और मज़दूरों के पास अपनी ज़मीनें थी ही नहीं, भूमिहीन जो किसान मज़दूर थे, उन्होंने तो सबने जो है पलायन शुरू कर दिया शहरों की तरफ। उन्हें अपना घर बार छोड़कर सारा जो है शहरों में जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि विकास करना था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। इट रिजल्ट इन अ लेस ऑफ कल्चर, ट्रेडिशनल स्किल्स, फ्लोरा एंड फोना, यानी जितनी हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें थी, जो हम शुरू से अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को बचाए हुए थे, वो जो है धीरे धीरे कहीं लॉस होनी शुरू हो गई। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव जो है वो पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, इट कॉजेज सोशल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट अगेंस्ट द एनगोइंग डैम्स प्रोजेक्ट एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब इसके लिए सोशल जो इसके लिए कॉस्ट हुई, समाज में जो इसके लिए चेंजेस करने पड़े, यानी अब विकास अगर करना है अकॉर्डिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमारे देश में सबसे पहले डैम प्रोजेक्ट लाए गए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी कृषि के कार्यों में क्या प्रॉब्लम थी, बारिश टाइम पर नहीं होती थी। 1960 के दशक में भी बहुत सूखा पड़ा था हमारे देश में, और हमें जो खाने का अनाज है वो भी बाहर के देशों से मंगवाना पड़ा था। तो ऐसी उस टाइम पर ट्रेजेडी हुई थी, यानी खाने के लिए भी अनाज हमारे देश में नहीं बचा था, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, मल्टी डैम प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आई कि ये जितनी नदियाँ हैं इनके ऊपर डैम्स बनाए जाएँ, इरिगेशन के लिए पानी को कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए पानी को, जिससे जो है जो सिंचाई है जिसके लिए हमें बारिश पर डिपेंड रहना पड़ता है, वो डिपेंडेंस हमारी ख़त्म हो जाए।
बारिश पर निर्भरता हमारी ख़त्म हो जाए और हम अपने खेतों के लिए पानी जो है, इन नदियों के पानी को हम इकट्ठा करें और उससे जो है सिंचाई करें, प्लस बिजली बनाने का काम जो पानी से होना था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो है डैम्स प्रोजेक्ट लाए गए कि नदियों पर डैम बनाए जाएंगे। अब वो इतना इजी काम नहीं था डैम बनाने का कि गवर्नमेंट ने कहा और वो बन गया, इतना इजी नहीं था बेटा। तो उसको जो है अब डैम्स को बनाने के लिए क्या करना था, बहुत सारी जगह चाहिए थी। नदियों के आसपास के जो गांव थे वो खाली करवाने थे। ठीक है, आसपास उसके जितने गांव लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, अपना जो वर्क प्लेस है वो छोड़ना पड़ा, ताकि जो डैम प्रोजेक्ट है वो अच्छे से चल सके। अब रिप्लेसमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आ गई, यानी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह उन लोगों को बसाना तो सरकार के लिए इतना इजी काम नहीं था। इसके लिए फिर लोगों ने जो है आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या कहा कि नर्मदा नदी को आप गंदा कर रहे हो, इसके ऊपर आप डैम बना रहे हो। हालांकि उसके बहुत सारे फ़ायदे भी थे जो लोगों ने बाद में इनको अप्रिशिएट भी किया कि हाँ ये हुआ। इसी तरह चिपको मूवमेंट, अब क्योंकि अगर आपको फैक्ट्रीज़ लगानी है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ लगानी है और प्रोडक्शन का काम करना है, तो जंगल साफ़ करने पड़े, पेड़ों को काटना पड़ा। तो उसके लिए उत्तराखंड में हमारे जो है चिपको मूवमेंट चल गया, चिपको आंदोलन चला दिया लोगों ने। एक एक पेड़ को लोग जो है वो पकड़ कर खड़े हो गए कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक अव्यवस्थाएं भी फैली इस टाइम में, जब विकास का जो काम है वो शुरू किया गया, डेवलपमेंट जब होना शुरू हुआ। एनवायरनमेंट कॉस्ट इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, अब हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा डेवलपमेंट का। जो विकास हम करना तो चाहते हैं, सभी देश चाहते हैं कि विकास हो, तो उसका जो है प्रभाव क्या पड़ा हमारे पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पे। डिफॉरेस्टेशन लेड टू सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटाव, पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में काटे जाने लगे, जंगल साफ किए जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट बहुत मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने थे, कंपनीज फैक्ट्रीज लगानी थी, प्रोडक्शन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना था। दैट्स वाई जंगलों को काटा गया, जिससे कि सॉइल इरोजन बढ़ गया, यानी कि मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव। ठीक है, ये हमने साइंस में भी पढ़ा है कि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, जिससे उसकी उपजाऊपन जो है वो ख़त्म हो जाता है उसका। ठीक है, लैंडस्लाइड, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वैल्यूएबल हर्ब्स। अब देखो कितनी चीज़ें हुई। ठीक है, जंगलों के ऊपर निर्भर रहने वाले जो लोग थे उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, क्योंकि वो जंगलों पर डिपेंड थे अपनी लिवलीहुड के लिए, गुजारा वहीं से करते थे, वो वहीं रहते थे, तो उनका तो सारा काम खत्म हो गया। उनको जो है अपने घर बार छोड़कर वहाँ से बाहर जाना पड़ा, शहरों में जाना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा। जितना वाइल्ड लाइफ था, यानी वहाँ जंगलों में जो एनिमल्स रहते थे उनके घर छीन गए, वो जंगलों में रहते थे। ठीक है, एंड वैल्यूएबल हर्ब्स, इतनी सारी जो एक कीमती दवाइयाँ थी, इतने बड़े बड़े पेड़ थे जिनसे कि औषधियाँ बहुत अच्छी तरह की बनती थी, वो भी जो है बहुत बड़ा लॉस जो है उस टाइम पर हुआ। ड्यू टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग फैक्ट्रीज एक्टिविटीज़, पोल्यूशन लेवल हैज़ इंक्रीज्ड। अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई जिनमें कि दिन रात धुआं वो मशीनें छोड़ रही हैं, चिमनियाँ छोड़ रही हैं। ठीक है, माइनिंग वर्क जो है, खुदाई का काम, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपको पता है, कोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए खुदाई का कितना काम होता है। ठीक है, क्रैशर्स जो बड़े बड़े लगे हुए रेता और बजरी के लिए, रेता निकालने के लिए नदियों से, उनका जो पानी का स्तर है वो भी उससे बढ़ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण उस टाइम पर बनी। टुडे द एयर एंड वाटर क्वालिटी इन हैवली अफेक्टेड ड्यू टू पोल्यूशन। तो इससे जो हवा की और पानी की जो क्वालिटी है, उनके जो गुणात्मक स्तर है वो बहुत ज़्यादा घट गया, यानी नदियाँ भी गंदी हो रही हैं और जो वायु प्रदूषण है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कॉज द मेल्टिंग ऑफ आइस इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं बेटा मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी वो ऐसी गैसें जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा गंदा करती हैं। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में जब गैसें पर्यावरण में आई, ठीक है, ये जो गैसेस जो हैं फैक्ट्रियों से जो है उनके धुएं से बननी स्टार्ट होगी, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चलनी स्टार्ट होगी, लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया, तो ये जो सारी गैसेस हैं इनसे क्या हुआ, जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो ओशंस हैं वहाँ पर जो बर्फ़ जमी रहती थी उसने पिघलना शुरू कर दिया, यानी वातावरण में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे ही वो बर्फ़ पिघली पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया। इससे क्या हुआ, इससे समुद्री तूफान लाइक सुनामी आपने सुना होगा। ठीक है, समुद्री तूफान जो है पानी का स्तर बढ़ने से वो जो पानी का स्तर है आसपास के क्षेत्रों में पानी जो है वो आना शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। ओजोन परत का
जो है फटना, वो भी आपने सुना। एक्सेसिव एमिशन ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेज होती हैं, हैज़ रिजल्टेड इनटू क्लाइमेट चेंज। ओजोन परत में जो छेद हुआ उसकी वजह से सूर्य की जो नुकसानदायक किरणें हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, वो धरती पर पड़ी, जिससे कि बहुत सारे रोग, चर्म रोग भी हो गए, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम उससे जो है होनी शुरू हो गई। नेचुरल डिसास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी इस पर्यावरण प्रदूषण की वजह से बढ़नी शुरू हो गई, जैसे कि बाढ़ का आना, ठीक है, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हिमालय पर्वत में भी हमने सुना था, ग्लेशियर्स हमने पढ़े थे, ग्लेशियर्स होती हैं बर्फ़ की नदियाँ, बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे वातावरण में गर्मी बढ़ी, प्रदूषण बढ़ा, उस बर्फ़ ने पिघलना जो है वो शुरू कर दिया, और एज अ रिज़ल्ट जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया, जिससे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। दूसरी तरह के इलाकों में हम देखें तो ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा गया, तो वहाँ पर बारिश ही होना बंद हो गई, क्योंकि पेड़ों की वजह से ही बारिश, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, पेड़ों की वजह से ही, जहाँ जिस क्षेत्र में पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर पेड़ बहुत कम रह गए कटिंग की वजह से, वहाँ पर जो है सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। अर्थक्वेक, भूकंप आना, धरती का हिल जाना। सुनामी अभी मैंने आपको बताया, समुद्री तूफान, ठीक है। तो इसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जान और माल का कितना ज़्यादा नुकसान जो है लोगों को हुआ। तो ये सारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैं, ये पर्यावरण कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? एक स्थायी विकास, ठीक है। स्थायी विकास मतलब ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे कि एनवायरनमेंट भी को भी जो है गंदा होने से हम बचा सकें, यानी पर्यावरण प्रदूषण भी जिससे कम हो सके, और डेवलपमेंट का जो लेवल है, विकास का जो स्तर है, वो भी जो हम चाहते हैं उस स्पीड से बन सके। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट एंड बेनिफिशियल फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो ये ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अब प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है, जो आज हमारा चल रहा है, जो जनरेशन आज की है और जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं भविष्य की, दोनों के लिए ये अच्छा रहेगा कि हम ऐसे विकास का रास्ता ढूंढें जिससे कि जो प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है ये भी कम हो, ठीक है। और प्लस डेवलपमेंट तो चाहिए ही, विकास तो चाहिए ही, बिना विकास के तो नहीं रह सकते। सारी कंट्रीज इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो सबको विकास के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। द गुड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ग्रीन एंड क्लीनर टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जुडिशियस यूज़ मतलब न्यायपूर्वक बंटवारा। जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं, हमें पता है कि ये रीन्यूएबल नहीं है, दोबारा नहीं बनेंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम गैस जिसका हम इतने भारी मात्रा में हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि वो सदियों की प्रोसेस से बनती है, यानी द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस अबव द एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। बहुत सारी चीज़ों से एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जो हमने पढ़ी है पेट्रोलियम की, कि कैसे जो है कोल, पेट्रोलियम, ये चीज़ें धरती के नीचे बनती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, और हम इनको कितनी स्पीडली जो है ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को हमें यूज़ करना है जिससे कि ये रिसोर्सेज इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। हम जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जो हमें डेली मिल रही है, जैसे कि सन एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी हमने पढ़ा है, ठीक है, हवा की शक्ति से और सूरज की धूप से डेली जो हम काम कर सकते हैं वो हम करें। बैटरी रिचार्जेबल, आपने सुना भी होगा, गाड़ियाँ भी आजकल जो है रिचार्जेबल बन रही हैं, स्कूटी रिचार्ज करने वाली, वो इसलिए बनाई गई है ताकि पेट्रोलियम का यूज़ कम हो। ऐसे ऑटो रिक्शा भी ऐसे बन गए हैं, चल रहे हैं सड़कों पे, स्कूटीज़ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं जो कि बिना पेट्रोल के चलती हैं, यानी चार्जिंग पे, उनको चार्जिंग करके बिना पेट्रोल के चलाया जा सकता है। तो वो इसीलिए बना रहे हैं, इको फ्रेंडली, ताकि पोल्यूशन भी कम हो, प्लस पेट्रोलियम की जो इतनी ज़्यादा खपत हो रही है वो भी कम हो, ठीक है। इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना है, इसका ये मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि विकास तो करना है हमें, ठीक है, स्थायी विकास तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो नुकसानदायक ना हो। जैसे कि बायोगैस, इसमें जो है देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करें, बायोगैस जैसे कि गोबर गैस का हम यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के ऊर्जा से हम काम करते हैं, टू मे प्रूव हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड, ये चीज़ें जो हैं सहायक हो सकती हैं। उसके बाद है एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट,
एग्जिस्टिंग यानी अभी डेवलपमेंट के कौन कौन से मॉडल हैं, एट प्रेजेंट विकास के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से इसके मॉडल हैं जो अभी जो है एक प्रेजेंट एरा की अगर हम बात करें बिफोर 1990 1990 से पहले की और 1990 के बाद कि कौन कौन से मॉडल जो है विकास के वो अपनाए गए। तो सबसे पहले है लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय द कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो ये है भाई आपका लोकतांत्रिक उदारवादी मॉडल, ठीक है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। कैपिटलिस्ट मीन्स पूंजीवादी व्यवस्था, जो सबसे पहले अमेरिका ने अपनाई थी और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ने लाइक ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड, हंगरी, यानी इन सारे देशों ने ये जो है मॉडल अपनाया था, कैपिटलिस्ट मॉडल, इसको कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। दिस मॉडल वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द न्यूली लिबरेटेड थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड तीसरी दुनिया के देश कौन से थे भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देती हूँ। 1990 से पहले जो है 2 गुट हमारे पूरे विश्व में बन गए थे। पहला गुट था अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ, जिसने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ था, पूंजीवादी व्यवस्था को उसने अपना रखा था। तो बहुत सारे देश जो है वो अमेरिका के साथ थे, उसके फ्रंट बने हुए थे, ठीक है। दूसरी व्यवस्था थी भाई कम्युनिस्ट मॉडल, साम्यवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल, उसको कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था। तो एक पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसको अमेरिका जो है हेडेड कर रहा था, अमेरिका उसकी हेडशिप कर रहा था, और एक साम्यवादी व्यवस्था थी जिसको यूएसएसआर यानी कि रूस, प्रेजेंट टाइम में हम उसको रशिया कहते हैं, रूस कहते हैं, पहले उसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, यानी वो ग्रुप था एक छोटी छोटी कंट्रीज़ का। अब तो वो अलग हो चुका है, रशिया अलग हो चुका है, तो पहले वो ग्रुप था जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। तो ये 2 जो है गुट पूरी दुनिया में बन गए थे, और क्योंकि हमने जो है 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, और 1945 के बाद ये जो गुटबाजी है विश्व में शुरू हो गई थी, 2 गुट बन गए थे। सारे देशों ने या तो रशिया को ज्वाइन कर लिया था, यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया था, या फिर यूएसए को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। 2 पावर ब्लॉक बन गए थे, 2 महाशक्तियाँ बन गई थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, दूसरे शब्दों में रशिया या अमेरिका। तो सारी कंट्रीज़ को ये अल्टीमेटम दिया गया कि आपको किसी ना किसी मॉडल को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी ना किसी कंट्री को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या यूएसए के साथ होना पड़ेगा या यूएसएसआर के साथ होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो है उस टाइम पे हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमने ज्वाइन किया था, यानी हमने ना तो यूएसए के ग्रुप को ज्वाइन किया था, भारत की मैं बात बता रही हूँ आपको, और ना हमने यूएसएसआर को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हमने अपना अलग ही एक ग्रुप बना लिया था जिसे कहते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, उसको कहा जाता था तीसरी दुनिया के देश। तो पहली दुनिया कौन सी होगी, अमेरिका वाली, दूसरी दुनिया कौन सी होगी, यूएसएसआर रशिया वाली, और तीसरी दुनिया हो गई गुट निरपेक्ष आंदोलन वाली यानी कि भारत वाली, ठीक है। तो भारत के हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है उसको बनाया था, जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये वर्ड आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तीसरी दुनिया के 2 देश जो थे वो भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, मलेशिया, बाद में इसमें और भी बहुत सारी कंट्री जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो इन 4-5 देशों ने मिलकर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था जिसका नाम रखा था गुट निरपेक्ष देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उनको कहा जाता है तीसरी दुनिया के देश। तो 1990 के बाद तीसरी दुनिया के देशों ने भी, यानी हमने भी अमेरिका के जो इस मॉडल को है ज्वाइन कर लिया था, हमने भी कैपिटलिज्म को स्टार्ट करना जो है पूंजीवादी को अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस मॉडल में क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फेयर वेज सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, खुली बाजार व्यवस्था, कि हम दूसरे देशों के लिए जो टैक्सेस हैं वो बहुत कम कर देते हैं कि आप आओ हमारे देश में व्यापार करो, ठीक है। इसको कहा जाता है खुले द्वार की नीति, फ्री मार्केट। कोई भी आ सकता है, हमारे इतना बड़ा हमारा बाज़ार है, मार्केट है, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, कोई भी आए और यहाँ पर अपनी कंपनी जो है भारत सरकार से इमिग्रेशन लेकर, परमिशन लेकर वो अपनी यहाँ पर कंपनी या फैक्ट्री लगा सकता है, और उसका फ़ायदा हमारे देश को क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज।
इट इज़ अगेंस्ट लार्ज स्केल रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, बैंक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। इट सपोर्टेड प्राइवेटाइजेशन एंड वेलफेयर स्टेट। तो ये सारा सिस्टम जो है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, पूंजीवादी व्यवस्था की मैं बात आपको बता रही हूँ। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या करना होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री अपनी खोल सकते हो, ठीक है। और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कैसा होगा, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को वो अपनाएगा और एक कल्याणकारी राज्य का काम वो करेगा। नेक्स्ट है सोशलिस्ट मॉडल। दूसरा मॉडल यूएसएसआर वाला मैंने आपको अभी बताया, दूसरा मॉडल था सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि समाजवादी व्यवस्था। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द सोवियत यूनियन, चाइना एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। इट लेज एम्फेसिस ऑन स्टेट ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो ये जो पहला मॉडल हमने पढ़ा था, पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका ने अपना रखी थी, वो खुली व्यवस्था थी कि कोई भी आए व्यापार करे। भाई आप अपनी तरक्की कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का। अपने देश में भी आप अलाउमेंट दे दोगे दूसरे देशों को, और आप भी दूसरे देशों में जाकर व्यापार कर सकते हो। सोशलिस्ट मॉडल में क्या था, इसमें थी भाई उसके विपरीत बिल्कुल। आपको क्या करना था कि आप बाहरी देशों से ज़्यादा व्यापार नहीं करोगे, वो आपका ज़ीरो रहेगा। बाहरी देशों से जो व्यापार रहेगा, आप अपने ही देश में हर चीज़ को पैदा करने की कोशिश करोगे, यानी ये कोशिश करोगे कि आपका देश हर चीज़ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन अपने देश में ही करना शुरू कर दे। स्टेट ओनरशिप, सारी व्यवस्थाओं पर, देश की सभी चीज़ों पर राज्य का कंट्रोल रहेगा। कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, निजी संपत्ति इसमें कोई नहीं रख सकता। इट्स सपोर्टेड अ कंट्राइज प्लानिंग एंड ऑपोज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी सारी व्यवस्था किसके हाथ में रहेगी, देश की सरकार के हाथ में रहेगी। आप प्राइवेटली अपनी कोई भी कंपनी या वो चीज़ ऐसे नहीं खोल सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज़ है इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब ये था आपका मिली जुली व्यवस्था, यानी एक तो पूंजीवादी व्यवस्था हो गई और एक समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था हो गई। इन दोनों व्यवस्थाओं को, इनके अच्छे गुणों को लेकर मिक्स्ड इकोनॉमिक यूज़ करना, यानी कुछ हमने पूंजीवादी व्यवस्था के नियम ले लिए और कुछ हमने समाजवादी व्यवस्था के नियम ले लिए। दोनों व्यवस्थाओं को, नियमों को हम जो है फॉलो करते हुए, उसको अपने देश में लागू करते हुए हम अपने देश की व्यवस्था को चलाएंगे। उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमारे भारत ने भी इस मॉडल को अपनाया था, यानी मैंने आपको पहले बताया, ना तो हम अमेरिका के साथ थे, ना हम यूएसएसआर के साथ थे, हम सोवियत संघ रूस के साथ भी नहीं थे, ठीक है। चाइना ने भी सोवियत संघ रूस की ही नीति अपना रखी है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा। इट इज़ अ फाइन मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल। दोनों मॉडल की अच्छी चीज़ों को हमने अपना लिया और मिक्स कर लिया। इन दिस मॉडल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट्स सिमिल्टेनियसली मीन्स लगातार जो पब्लिक सेक्टर हैं वो भी चलेंगे और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी चलेंगे। जैसे कि एट प्रेजेंट आप देख रहे हो सरकारी स्कूल्स भी हमारे देश में चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं, सरकारी कंपनियां, फैक्ट्रियां, ऑफिसेज भी हैं और प्राइवेट भी हैं, सब कुछ है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके जो है हमने यूज़ कर लिया, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, हम अपने नेक्स्ट इस चैप्टर की वीडियो जो है आपकी बनेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे।